अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट मेथड। ये हायर आर्डर ओडी जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सॉल्व करने का सेकंड मेथड है। इस सेकंड मेथड को हम देखेंगे जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट मेथड जो है वो हायर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। इससे पहले हमने जो एक पहला मेथड पढ़ा था वो था यूसी मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट ओडी को हायर ओडी को सॉल्व करने का। उसमें हमने देखा था कि आप उसमें वाई सी कैसे लिखते हैं। वाई सी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो होता है वो असल में देखें आपके पास जो जनरल सोल्यूशन होता है एक हायर आर्डर ओडी का वो वाई इज इक्वल टू जो जनरल सोल्यूशन होता है वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी जो होता है ये आपके पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है और वाई पी पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है। वाई सी आप होमोजीनियस साइड से लेते हैं, वाई पी जो है वो नॉन होमोजीनियस साइड से फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों को ऐड करते हैं देन आपका जो है वो जनरल सोल्यूशन आ जाता है। तो ये तो एक है हायर ऑर्डर ओडीई जो है उसको जनरल सोल्यूशन उसका ये होता है। अब हमारे पास जो सेकंड मेथड हमने पहले मेथड फर्स्ट मेथड पढ़ चुके हैं वो यूसी मेथड था। उसके ऊपर मैंने एक ब्रीफली एक वीडियो बनाई है, आप अगर वो देखना चाहते हैं वहाँ देख सकते हैं। वो सबसे इजी मेथड है। अब आज का जो हमारा मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो है इसमें डिफरेंट केसेस हैं कि देखिए आपके पास जो होमोजीनियस साइड है ये वाई सी वाली और ये इधर ये जो नॉन होमोजीनियस साइड है ये वाई पी वाली साइड होती है, ये वाई सी वाली साइड होती है। तो यहाँ से जो वाई पी आप फाइंड आउट करते हैं इसमें डिफरेंट केसेस हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है इसमें कोई आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, इसमें कोई आपके पास पॉलिनोमियल हो सकता है और ये इनमें से कोई दो मिल के भी आ सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट केसेस हैं, 5 केसेस हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहला केस समझाऊंगा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का केस होगा वो आज हम स्टडी करेंगे। और इस वीडियो को मैंने छोटे छोटे 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि आप कुछ छोटे छोटे पार्ट्स इजीली आवाज़ कर सकें। एक डायरेक्ट मेथड में जो पहला पार्ट है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल, आप उसको आराम से स्टडी करें फिर दूसरे को। तो दोस्तों आइए आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट मेथड का, मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड है और उसका पहला केस है हमारे पास एक्सपोनेंशियल का। तो आज हम एक्सपोनेंशियल का केस जो है वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। केस नंबर जो 1 है वो है जी एक्सपोनेंशियल केस। जब आपके पास फंक्शन जो है वो नॉन होमोजीनियस साइड पे यानी राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तब आप जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं एक ओडीई का। तो दोस्तों ये डायरेक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। फर्दर हम जब आगे लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपका काशी आयलर इक्वेशन का तो मेथड आएगा टू सॉल्व ओडीई हायर ऑर्डर ओडीई। तो वहाँ पर ये डायरेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए इसको अच्छे से जानें, अच्छे से पढ़ें। कोई भी मसला रहता है आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर दे देता हूँ, आप वहाँ पर ओपनली कमेंट कर सकते हैं। मैं उन कमेंट्स को पढ़ूँगा और इंशाल्लाह आपको उसका फीडबैक दिया जाएगा। तो दोस्तों आज जो हमारा पहला केस है इसमें इसके हम 5 वीडियो छोटी छोटी बनाएंगे। पहला केस जो है इसके अंदर डायरेक्ट मेथड में एक्सपोनेंशियल का केस है। हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है वो है d² + 4, ये ब्रैकेट में है y इज़ इक्वल्स टू e पावर 3x। तो ये देखें जो e की पावर में फंक्शंस होते हैं ये e वाले ये होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो हमारे पास ये एग्जांपल नंबर इसको हम 1 कहते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है कि एक्सपोनेंशियल केस में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम डायरेक्ट मेथड का पहला जो पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल का आज हम उसको ब्रीफली स्टडी करते हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है d² + 4 × y इज इक्वल टू e पावर 3x। आपको पता है एक हायर ऑर्डर ओडी को सॉल्व करने के लिए आपको वाई सी प्लस वाई पी 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले आप वाई सी हम निकालते हैं, उसके बाद ये जो हम मेथड्स पढ़े ये वाई पी को फाइंड आउट करने के लिए मेथड्स हैं। आप वाई सी तो आपको पता है कि आपने किस तरह फाइंड आउट करना है, मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। आइए लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके पास एक्सॉल्यूटरी इक्वेशन होती है वो ऐसे, ये जो वाई के साथ लिखा होता है ये y आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके साथ जो लिखा होता है इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं आप। इसको इक्वल टू 0 पुट करने के बाद आप ये जो d² है इसको आप m² भी कह सकते हैं। m²
प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले हम वाई सी को फाइंड आउट करते हैं। वाई सी के बाद हम वाई पी को मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास डायरेक्ट मेथड में एक्सपोनेंशियल के केस में आप वाई पी को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो अब अभी हम वाई सी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एम स्क्वायर आ जाएगा, तो एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू आप 4 को तो ले जाए -4 हो जाएगा, और m को आप फर्दर लिख सकते हैं -4 इसको अंडर रूट में। तो m को आप फर्दर लिख सकते हैं -1 अंडर रूट में मल्टीप्लाई बाय 4। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखें जो -1 है ये भी अंडर रूट में है और 4 भी आपका अंडर रूट में है। तो ये अंडर रूट -1 है, इसको आप क्या लिखते होते हैं, आयोटा। तो m इज इक्वल्स टू आयोटा, और अंडर रूट 4 को आप क्या लिखते हैं, 2। तो ये +-2 आयोटा आ गया। इसको आप फर्दर अगर लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 + -2 आयोटा। तो ये आपके पास रूट्स आ गए। अब मैंने चूँकि वाई सी के ऊपर एक ब्रीफली मैंने बनाई हुई है वीडियो, इसके मैं आपको यहाँ पर जस्ट रूट्स का बताऊँगा कि कम्प्लेक्स रूट्स आए हैं तो आप इसके लिए वाई सी आप कैसे लिखते हैं। तो अब आपके पास ये देखें, ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस, इसको आप इसके साथ कंपेयर करें, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई से मीन आयोटा। तो इसके लिए आप वाई सी जो है वो बड़ा सिंपल है। पहले मैं आपको इसके लिए एक जर्नल बताता हूँ कि जर्नल वाई सी जब कम्प्लेक्स रूट्स आए तो आप किस तरह लिखते हैं। वाई सी इज इक्वल्स टू ई पावर अल्फ़ा एक्स इंटू C1 cos 2x अल्फ़ा एक्स प्लस C2 sin अल्फ़ा एक्स। तो ये आपका होता है वाई सी। अब आप इन जो रूट्स आपके पास रियल रूट्स आए हैं, कम्प्लेक्स रूट्स, आप इनके लिए वाई सी लिखें। तो आपका जो वाई सी जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा वाई सी इज इक्वल्स टू, देखें आपके पास अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे 0 है, इसके साथ आप कंपेयर करें, बीटा आपके पास 2 है। तो सॉरी यहाँ पर जो है ये अल्फ़ा नहीं आएगा, यहाँ पे ये बीटा आएगा। ठीक हो गया, तो ये आप करेक्ट कर लें। तो ई पावर अल्फ़ा एक्स है, तो अल्फ़ा आपके पास क्या है 0x इंटू C1 कॉज ऑफ बीटा एक्स। तो बीटा क्या है आपके पास 2x, बीटा 2 है तो 7x है, C2 साइन बीटा आपके पास 2 है तो ये x आ गया। ठीक हो गया, ये आपका आ गया वाई सी। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वाई सी ऐसे आ जाए ई पावर 0x, किसी चीज़ की पावर 0 1 होती है, सो C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, आपका ये आ गया वाई सी। अब हमारे पास जिसको हम असल काम कर रहा है वो है हमारा वाई पी फाइंड आउट करना। तो अब हम वाई पी फाइंड आउट करेंगे कि वाई पी को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये डायरेक्ट मेथड दरअसल वाई पी को फाइंड आउट करने के लिए है। ठीक हो गया जी। तो इसमें हम जो पहला पार्ट पढ़ रहे हैं आज हमारे पास एक्सपोनेंशियल का है। तो अब देखते हैं वाई पी को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखें वाई पी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपके पास इसमें एक फर्दर केस आता है, वन डिफाइन, कि आपके पास जो वाई पी लिख रहे हैं आप वो डिफ़ाइन है या नहीं। डिफ़ाइन से मतलब है कि कोई उसमें आपकी वैल्यूज़ पुट करने से वो अनडिफाइंड तो नहीं आ रहा, इसका मतलब। और दूसरा केस होगा कि एक अनडिफाइंड, में इसकी जगह इन्फिनिटी डाल देता हूँ, पता चल जाना चाहिए अनडिफाइंड। तो ये दो केसेस हैं इसमें फर्दर जिससे साथ हम वाई पी फाइंड आउट करने के लिए डील करेंगे। तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं जी। वाई पी के लिए हम काम करते हैं जी। वाई पी जब आपका केस क्या है, डिफाइन केस है, ये वाला, ये डिफाइन केस। ठीक हो गया। तो अब देखिए जब आप वाई पी लिखेंगे इसमें आप वाई पी फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट मेथड में जब डिफाइन केस है, ध्यान से सुनिएगा, वाई पी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय जो एक्सिलरी इक्वेशन है आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ये जो वाई के साथ लिखी हुई है। तो यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे डी का स्क्वायर प्लस 4, और उसके बाद ये जो चीज़ है ये आपके पास जो नॉन होमोजीनियस साइड होती है ये यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक हो गया।
तो अब आप वाई पी को फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली आप इस डी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो देखें ये यहाँ पर ये जो अल्फ़ा वाली जगह है, ये असल में ये जो e की पावर 3x है, x के साथ जो भी होगा आप उसको d की वैल्यू कंसिडर करेंगे, d में पुट कर देंगे। तो फिर फर्दर आपके पास वाई पी को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई डी, डी की जगह आपने क्या पुट करना है, 3 का स्क्वायर। ये 3 कहाँ से आया, ये वाला। यहाँ पे कुछ भी हो तो वो आपने इस डिफाइन केस के अंदर यहाँ पर पुट कर देना होता है, चाहे आपके पास यहाँ 5 है, 10 है, 100 है, 1000 है, जो भी आपने यहाँ पे पुट करना होता है, प्लस 4 और e पावर 3x। तो अब आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, वाई पी इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, तो आपके पास 13 हो जाता है, 13 e पावर 3x। ठीक हो गया। तो अब आपका जो वाई पी को फाइंड आउट करने का जो डिफाइन केस था वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, वाई पी आपने डिफाइन केस में 1 डिवाइडेड बाई ये एक्सॉलरी इक्वेशन इनटू जो नॉन होमोजीनियस साइड से एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वहाँ पे लिखना होता है। और ये 3 को फिर आप यहाँ पर जो x के साथ जो भी वैल्यू होगी आप उसमें d की जगह पुट करेंगे, उसके बाद आपका वाई पी आ जाएगा। ये आपके पास वाई पी आया। ये तो केस नंबर 1 था आपका डिफाइन का। अब हम केस देखते हैं जो अनडिफाइंड केस होता है। अब मैं यहाँ पे ना आपको पहले बता देता हूँ कि आपका जो जनरल सोल्यूशन था वो था y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। ये आप पिछले मेथड में भी पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पर वाई सी की वैल्यू लिखेंगे प्लस वाई पी की। वाई सी आपके पास C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस आपके पास वाई पी क्या आया, 1/13 e पावर 3x विच इज़ इक्वल्स टू y। तो ये इसको आप कहते हैं कि आपके पास एक जनरल सोल्यूशन आ गया। तो ये आपके पास एक जनरल सोल्यूशन होता है एक्सपोनेंशियल के केस में। ठीक हो गया। अब मैं जो आपको एक और यहाँ पर ट्रिक बताना चाह रहा हूँ कि हमने इस डायरेक्ट मेथड में एक्सपोनेंशियल केस को अभी पूरा स्टडी नहीं किया, हमने डिफाइन केस को स्टडी किया। अब अनडिफाइंड केस को स्टडी करते हैं कि अनडिफाइंड केस में हमारे पास मामलात कुछ किस तरह के होते हैं। हम लेट करते हैं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा आपको डायरेक्ट मेथड समझा रहा हूँ ताकि आपको एक समुंदर दे दिया जाए, आप वहाँ पे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए देखिए अनडिफाइंड का क्या मतलब है, वाई पी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर माइनस 4 ई पावर 2x। ठीक है जी। अब आप अगर यहाँ पर ये 2 अगर d की जगह पे पुट करें, हम देखते हैं कि अब पुट करके चेक करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 4 ई पावर 2x। तो इसको आप फर्दर लिखें तो 1/0 बन जाता है ई पावर 2x। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास अनडिफाइंड आ गया। आपने इस अनडिफाइंड को ख़त्म करना है किसी तरीके से, अनडिफाइंड आपका आंसर नहीं हो सकता। तो इस केस के अंदर आप कैसे लिखेंगे, अब आप इसको मैं आपको समझाता हूँ कि आपने जब यहाँ पर जैसे हमारे पास ये अनडिफाइंड केस आया है इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाए जी, बोर्ड भी थोड़ा सा छोटा है। तो आप देखें हमारे पास वाई पी यहाँ पे क्या था, इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, ये हमने खुद से लेट किया कि कोई ऐसे केस आ जाए। अनडिफाइंड का केस आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो डी स्क्वायर माइनस 4 ई पावर 2x। मैंने ये आप मैथ सिटी में जाकर वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट मेथड के सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, वहाँ से अनडिफाइंड केस हमारे पास बना था ये वाला। इसकी वो वाई पी फाइंड आउट करने का आपको क्योंकि इशू आएगा अनडिफाइंड केस में, तो इसलिए मैं इसके ऊपर आज बड़ी ब्रीफली एक आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। तो देखें अब आप जो वाई पी है इसको अनडिफाइंड से बचाने के लिए, मतलब आपका आंसर ये जो अनडिफाइंड है ये ना आए, आप कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं डी का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर ई पावर 2x। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं वाई पी
विच इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, जब दोनों के ऊपर स्क्वायर हो और दरम्यान में माइनस हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, d+2 और d-2। ठीक हो गया, तो e⁻²x ये आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, थोड़ा बोर्ड इस साइड पे ले जाते हैं ताकि आपको देखने पे भी आसानी हो। अब आप देखें, अब आपने क्या करना होता है, जहाँ भी d होता है वहाँ पे ये x के साथ जो सी चीज़ होती है ये पुट करनी होती है। अगर यहाँ इसमें पुट करें तो ये 4 बन जाता है, ये अनडिफाइंड नहीं आता। मसला जो पैदा हो रहा है वो इस d का है कि अगर यहाँ पर 2 पुट करें दोबारा ये अनडिफाइंड दे देगा। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे, yp इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, इस d की जगह आप 2 पुट कर देंगे क्योंकि ये तो अनडिफाइंड नहीं बन रहा ना, इसमें आप 2 पुट कर देंगे। 2 + 2 आपके पास 4 हो जाएगा, इंटू d-2e⁻²x। अब हम किसी तरह इस d को अनडिफाइंड से बचाना है, तो नेक्स्ट स्टेप आप इसको रीअरेंज करके लिखें, yp इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय d-2 इंटू e⁻²x। अब आपको मैं यहाँ पर एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो अनडिफाइंड केस में आप यूज़ करेंगे। वो फार्मूला कुछ यूँ है कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि वो फार्मूला है आपके पास, अगर yp, ये नेक्स्ट स्टेप में शामिल नहीं करना आपने, स्टेप में नेक्स्ट साथ इस साइड पे करवाऊँगा। मैं यहाँ पर आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि अनडिफाइंड केस में अपने इस d को कैसे ख़त्म करना है। yp जब आपके पास कुछ ऐसे है 1 डिवाइडेड बाय d माइनस अल्फ़ा की पावर जो है वो k हो, इंटू e पावर, ये k इस जगह पे है, ये e जो है ये अलग है, ये ऊपर है अल्फ़ा x। तो इसमें आपका जो yp लिखने होगा वो ऐसे होगा, yp इज इक्वल टू x पावर k डिवाइडेड बाय k का फैक्टोरियल, और साथ आप लिखेंगे e⁻∝x। तो अब यहाँ पर देखें, आप बड़े इजीली देख सकते हैं कि यहाँ ये जो चीज़ बनी हुई है ये यही वाली बन रही है सारी, ये वाली कैसे, 1 डिवाइडेड बाय d माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह आपके पास 2 है, e⁻∝x, तो यहाँ पर आपके पास पावर 1 है। इस फार्मूले की मदद से आप अगर इस स्टेप को फर्दर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, yp विच इज़ इक्वल्स टू 1/4, तो आपका 7 आ जाएगा। इसमें आप इसको देखते हुए जब आपका yp ऐसे बनता है x पावर k, तो यहाँ पर फिर क्या बनेंगे, x पावर k क्या है इस चीज़ की, ये जो d-2 है या d माइनस अल्फ़ा है इसकी पावर k, तो इसकी पावर हमारे पास क्या है, 1 है। 1 डिवाइडेड बाय k का फैक्टोरियल, k की देखें आपको शायद थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो, मैं एक दफ़ा इसको दोबारा बताता हूँ। देखें जहाँ पर देखें आपके पास ये k है, ये माइनस k नहीं है, ये सिर्फ k है, ये k। अब आपके पास k की वैल्यू क्या है, जो हमारे पास स्टेप सॉल्व हो रहे थे ये वाले, इधर k की वैल्यू क्या है, 1, ठीक हो गया। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, k की वैल्यू 1, अल्फ़ा की वैल्यू 2। अब हम इसको देखते हुए yc लिखेंगे, सॉरी yp, तो yp जो यहाँ से हम फर्दर स्टेप यहाँ पर आ रहे हैं, yp इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ रहेगा। और इस फार्मूले को देखें तो आपके पास ये, इस फार्मूले को देखना है आपने, ये वाला, तो इसको देखते हुए आप क्या लिखेंगे फिर, x डिवाइडेड बाय x की पावर k हमारे पास क्या था, 1 डिवाइडेड बाय k का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटू e⁻∝x, अल्फ़ा आपके पास 2 था तो ये x आ गया। अब आप इसको फर्दर अगर लिखना चाहें तो yp इज़ इक्वल्स टू x की पावर जो है वो 1 है, तो ये एज इट इज़ x रहेगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 4 7 आ जाएगा, और e⁻2x। तो दोस्तों ये आपका आ गया yp जब आपका केस अनडिफाइन है। तो
तो मैं एक दफ़ा इस वीडियो के अंदर जिस लेक्चर के अंदर मैंने जो काम किया मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने आज जो स्टडी किया वो था डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व ओडी ऑफ हायर आर्डर डिफरेंशियल, ठीक है, हायर आर्डर की जो ओडी है उसको सॉल्व करने का। अब इस डायरेक्ट मेथड में आपके पास फर्दर पार्ट्स हैं कि आपके पास नॉन होमोजीनियस साइड कौन सी होती है, ये राइट साइड वाली। इसमें कौन कौन से फंक्शंस आ रहे हैं। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये जो आज मैंने सारा ये आपको लेक्चर स्टडी करवाया है, ये सारा लेक्चर बड़ा ब्रीफली आपको बताया है, इसको आप सॉल्व करेंगे। यानी पहले आपने क्या किया, आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल केस था, यहाँ पर ये मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ पर ये अगर एक्सपोनेंशियल केस था आपके पास तो आप इसको एक्सपोनेंशियल केस के अंदर आप सबसे पहले वाई सी तो आपने हर जगह फाइंड आउट करना है। वाई सी फाइंड आउट कर लिया, उसका नो इशू। वाई पी के लिए आपके पास जो है वो यहाँ पर डिफ़ाइन केसेस बन रहे हैं या अनडिफाइंड, तो ये आपने देखना था। मैंने ये आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर ये वाई पी के लिए आपके पास डिफ़ाइन केस बन रहा था, ये आपके पास आंसर आ गया था। अब मैंने यहाँ से खुद एक क्वेश्चन किया था, वहाँ से मैंने देखा कि यहाँ पर अनडिफाइंड केस बन रहे हैं, तो उसको फिर आप जब अनडिफाइंड केस बन रहा था तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए उसको वाई पी फाइंड आउट कर लिया। यानी डायरेक्ट मेथड के अंदर आपके पास 5 केसेस होते हैं। हमने आज पहला केस पढ़ा एक्सपोनेंशियल का, उसमें हमने डिफाइन केस देखा, डिफाइन केस के लिए वाई पी कैसे फाइंड आउट करते हैं, अनडिफाइंड के लिए वाई पी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो होप सो ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये डायरेक्ट मेथड का पार्ट नंबर 1 है एक्सपोनेंशियल केस, ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल केस में आप कैसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल केस में आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।